तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। इनका जो कार्यकाल रहा है 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक रहा है और दूसरा भाग 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा है। पहले भाग को संगम काल के नाम से जाना जाता है एवं दूसरे भाग को दक्षिण भारत का राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो पहले भाग में हम लोग देखेंगे संगम काल के बारे में, जिसमें चेल, चोल और पांड्य राजाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संगम का अर्थ क्या होता है। संगम जो है एक संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का जो समय है हम लोग देखें 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा कई सभा का आयोजन किया गया और तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। इसी से हमें संगम काल के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो हम लोग आज थोड़ा सा देखते हैं कि किन किन संगम साहित्य का रचना संगम काल में हुआ है। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है जिनका पांड्य राजाओं द्वारा संगम काल के साहित्य संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहला संगम जो है, संगम का मतलब यहाँ पे है, जैसे हम लोग जैन धर्म में देखें जैन संगतियाँ हुआ, बौद्ध धर्म में देखें बौद्ध संगति हुआ, उसी तरह ये एक तरह से संगति ही है, यानी संगम है, मिलन है, सभा बोल सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति प्रथम जो संगम हुआ है पांड्य राजा संगम काल में, तो प्रथम संगम जो हुआ है आपका मदुरई में हुआ है और इसी अगात्यार के अध्यक्षता में हुआ है। दूसरा संगम हुआ है आपका कपाटपुरम और उसका दूसरा नाम है अलेवे और ये तोलका पियार के अध्यक्षता में हुआ है। और तृतीय संगम हुआ है आपका मदुरई में और ये आपका नकीरार के अध्यक्षता में हुआ है। और ये संगम सभाओं के द्वारा बहुत जो तमिल साहित्य हुआ है उसी से हमें संगम काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और संगम काल के बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं। संगम काल के दौरान जो 3 वंश का शासक रहा है, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, ये जो है आपका कृष्णा रिवर के जस्ट ही इनका शासन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों वंशों का जो शासन रहा है उसका सबसे अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। चेर वंश का जो है तीर धनुष है, चोल का शेर है और पांड्य का मछली है। पांड्य का मछली है, हम लोग याद रख सकते हैं कि पांडव का मछली से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हो रहा था उसमें मत्स्य पे तीर भेदने का प्रतियोगिता रखा गया था। तो इससे हम लोग रिलेट करके इसको पांड्य का मछली याद रख सकते हैं।
चेर का जैसे तीर, तीर धनुष है, चेर तीर, कुछ एक जैसा ही साउंड आता है, इससे हम लोग इसको भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी बचा शेर। शेर जो है आपका चोल वंश का है। ये कभी ये परीक्षाओं में इनके जो प्रतीक चिन्ह है क्या है वो पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले चेर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन जो था चेर था। चेर का यह अर्थ है पर्वतीय देश। क्या है? पर्वतीय देश है। और केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। चेर साम्राज्य का जो प्रसार फैला हुआ था, प्रचार, वह केरल तक ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया। कहाँ था चेर साम्राज्य की राजधानी? कहाँ थी? आपका वंजी, जिसे करूर भी बोला जाता था। हम लोग देखें कि धनुष इसका क्या है? तीर धनुष प्रतीक चिन्ह है। तीर धनुष, चेर तीर, कुछ संबंध इस तरह से जोड़े थे। और देखें कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। इतिहास में चेर कवियों ने सेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है। तो चेर वंश का सबसे महान चेर राजा आपको सेन गुटवन को बताया गया है। अब हम लोग चोल वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेर वंश के बाद चोल वंश का शासन आता है। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्य शक्ति का उदय हुआ और चोल वंश का पतन हुआ। और 9वीं शताब्दी में हम लोग फिर देखते हैं कि चोल वंश का उदय होता है। यानी फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में, किस तरह से चोल वंश फिर उभर के सामने आता है और राज्य करता है। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी हमें जो मिलती है पाणिनि की रचना है, अष्टाध्यायी से मिलती है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और चोलों ने मंतूर, एरिवर और तंजावुर को अपना राजधानी बनाया है। चोल का राजधानी 3 जगह में बना हुआ था, तो मंतूर, एरिवूर और तंजावुर। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। यह प्रतीक चिन्ह दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चोल वंश के 2 प्रमुख शासक हुए हैं। पहला आपका कारिकाल और दूसरा एलारा। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे। कारिकाल जो था चोलों का पहला महानतम शासक था। ये कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया था, जिसे पुहार बंदरगाह या कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। और एलारा जो है श्रीलंका को जीतकर वहां पे 50 वर्षों तक शासन किया था। बस चोल वंश के 2 प्रमुख शासकों के बारे में हमें बस इतना ही याद रखना है। इससे ज़्यादा परीक्षाओं में कभी कुछ नहीं आता है। पहला जो था आपका कारिकाल, दूसरा एलारा। तो दोनों का जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है हम लोगों ने देखे। कारिकाल ने कावेरी नदी पे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। वो बांध का नाम था आपका पुहार बंदरगाह या कावेरी पत्तनम बंदरगाह। और एलारा का है जो श्रीलंका को जीत के 50 वर्षों तक वहाँ पे शासन किया था। इसके बाद इसका पतन हो जाता है और पांड्य वंश सामने आता है। चोल वंश के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश जो है बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश के इतिहास से देख चुके हैं दोस्तों।
चलिए पांड्य वंश पे चलते हैं। पांड्य वंश की प्रथम जो जानकारी हमें मिलती है मेगास्थनीज से मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इस पुस्तक के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले का वीडियो में। इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था। हम लोग देखें कि 3 संगम का जो आयोजन हुआ था वो किसने करवाया था? पांड्य राजाओं ने ही किया था। पांड्य वंश मातृसत्तात्मक थी, यानी माता को श्रेष्ठ माना जाता था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई, जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। इसका प्रतीक चिन्ह हम लोग देखें क्या था? मछली था। पांडव मछली से संबंधित था। किस प्रकार? तो इसे याद रखने के लिए हम लोग रिलेट किए कि पांड्य का संबंध मछली से है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो है नोडियन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत किया है। इससे क्वेश्चन आता है कि समुद्र पूजा की शुरुआत किसने किया? समुद्र पूजा की शुरुआत आपका नोडियन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, यह मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यह राज्य जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों का व्यापार किया जाता था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों का शक्ति क्षीण हो गई और पांड्य वंश का समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर के निर्माण करवाया था? यानी कनगी पूजा का जो हम लोग देखे हैं, चर्चा किए हैं कि कनगी पूजा किसने शुरू किया था। ये कौन थे? सेन गुडवन थे। कौन थे दोस्तों? सेन गुडवन थे। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? शिल्पाधिकारम गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न से कौन सा संगम युगीन व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाती है? ये आपका तोलकापियम हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तोलकापियम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर का हुआ है, चोल का हुआ है और पांड्य का भी हुआ है। तो किसका उल्लेख नहीं हुआ? बचा कादम्ब का। तो कादम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। किस संगम कालीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन हुआ है? ये किसके संरक्षण में हुआ था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। पूहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? हम लोग देखें अभी थोड़ा देर पहले कावेरीपट्टनम जो बांध बनाया गया था कारिकाल, किसके द्वारा किया गया था? कारिकाल राजा के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपका राज्य है और उनका राज्य के चिन्ह है। हम लोगों ने देखा चेर का राज्य चिन्ह क्या था? धनुष था, तीर धनुष। और चोल का बाघ था, पांड्य का मछली था। तो ये सीधे सीधी है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ये, बी का 2, सी का 3 यानी 1 नंबर। वैदिक देवता के सदृश हैं। तो वैदिक देवता के सदृश किसे माना जाता है? स्कंद, कार्तिकेय को। हम लोग मुर्गन को देखें, मुर्गन का ही
कार्तिकेय बोला जाता है। तमिलों में काफ़ी पूजनीय देवता आपका मुरुगन है, यानी कार्तिकेय को बहुत ही पूजनीय देवता माना जाता है। अब हम लोग जो संगम हुए थे, 3 संगम थोड़ा सा देखते हैं। प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे, ऋषि कौन थे? अगस्त्य थे। और द्वितीय संगम का पहला जो अध्यक्ष था, पहले अगस्त था, बाद में तोल्कापियर को बनाया गया। तीर्थ संगम का नकीरार कौन थे? नकीरार। तो ये भी दोस्तों सीधी सीधी है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये नंबर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दक्षिण भारत के इतिहास में, जहां हम दक्षिण भारत का इतिहास को विस्तार पूर्वक देखेंगे, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और फिर से चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।